नमस्कार, मैं हूं नगमा सहर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में बस कुछ महीने रह गए हैं और अगले साल अप्रैल मई से चुनाव होने हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी के तमाम दिग्गजों की बंगाल में एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं। पिछले ही दिनों पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके बाद गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने बंगाल का दौरा किया, वहां पर रैलियां की। जेपी नड्डा का दौरा उनके काफिले पर हुए हमले के लिए चर्चा में रहा और अमित शाह की रैली में तृणमूल में दिग्गज नेता रहे शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ 9 विधायक और एक सांसद भी बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद से बीजेपी और तृणमूल के बीच जुबानी जंग भी तेज होती गई है। इसके साथ ही एक दूसरे की पार्टी में तोड़फोड़ भी काफी तेज हो गई है। बीते मंगलवार को ही बीजेपी के सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान तृणमूल में शामिल हो गई, जिसके बाद से नाराज सौमित्र खान ने अपनी पत्नी को तलाक का नोटिस भेज दिया। तो बंगाल की ये सियासी लड़ाई परिवारों को भी बांट रही है, दिलों को भी। इस सब के बीच ताज़ा चर्चा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को लेकर है। कयास ये लग रहे हैं कि सौरव गांगुली भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वैसे तो गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद ही दबी जुबान में ये चर्चा चल ही रही थी। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन रविवार को ये चर्चा तब तेज हुई जब सौरव गांगुली कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे। इससे ये कयास तेज हो गए कि बीजेपी ममता बनर्जी के सामने अपने तुरुप के पत्ते के तौर पर सौरव गांगुली को खड़ा कर सकती है। लेकिन सौरव गांगुली ने गवर्नर हाउस से बाहर आते वक्त कहा कि ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी, इसलिए कोई अटकल न लगाएं। गांगुली ने कहा कि राज्यपाल ईडन गार्डन्स देखना चाहते हैं और मुझसे भी मिलना चाहते थे। मैंने उन्हें अगले हफ्ते ईडन गार्डन आने का न्योता दिया है। सौरव गांगुली ने ये कहा, लेकिन पूरी तरह से किसी चीज़ को नकारा नहीं है। राज्यपाल ने भी अपने ट्वीट में मुलाकात की बात की और ईडन गार्डन आने का न्योता स्वीकार करने की बात कही। सौरव गांगुली के बीजेपी में जाने को लेकर ये चर्चा थोड़ा थम भी जाती अगर अगले ही दिन सोमवार को सौरव गांगुली की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात न होती। सौरव गांगुली दिल्ली पहुंचे थे। फिरोज शाह कोटला मैदान में डीडीसीए के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की प्रतिमा के अनावरण के समारोह में हिस्सा लेने के लिए। प्रतिमा का अनावरण करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह मौजूद थे। मुलाकात संक्षिप्त रही क्योंकि कार्यक्रम का मौका था, लेकिन इससे इस बात को और हवा मिली कि सौरव गांगुली और बीजेपी के बीच कुछ तो पक रहा है। इसी दौरान दिल्ली में भी पत्रकारों ने सौरव गांगुली से पूछा कि वो रविवार को राज्यपाल से मिलने क्यों गए थे। तो गांगुली ने कहा कि अगर राज्यपाल बुलाएं तो मिलने जाना ही होता है, इसे बस इतना ही समझिए। Please don't put words in my mouth. And when the governor wants to meet you, you have to meet him. Right. So let's leave it at that. Easier. When governor wants to meet you, you have to meet. संक्षिप्त बयान दिया सौरव गांगुली ने। लेकिन क्या सौरव गांगुली की इस बात से राजनीति के जानकार संतुष्ट हो गए होंगे? क्या आपको भी ऐसा नहीं लग रहा कि सौरव गांगुली एक नई पारी शुरू करने की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ये पारी राजनीति में हो सकती है, जहां वो बीजेपी की तरफ से बल्लेबाजी करने इसी चुनाव से पहले उतर जाएंगे? इसका जवाब अगले कुछ समय में मिलेगा, लेकिन चर्चा अभी की जानी चाहिए कि आखिर होगा क्या, कि बंगाल की राजनीति में अगले कुछ महीनों में किस ओर बंगाल की राजनीति बढ़ रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। सीपीआई के वरिष्ठ नेता अतुल कुमार अंजान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्र बोस हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी हैं और राजनीतिक विश्लेषक रिजू दत्ता हैं। और हमारे साथ बस अभी कुछ ही देर में गौतम लाहिड़ी जो है वो जुड़ेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्र बोस हमारे साथ मौजूद हैं और आपसे इस चर्चा की शुरुआत, क्योंकि चर्चा ये है कि सौरव गांगुली क्या एक नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं, और चर्चा इसलिए भी है क्योंकि दादा वर्सेस दीदी की जो बात है वो बड़े दिनों से इसके कयास लग रहे हैं और ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता चंद्र बोस जी कि सौरव गांगुली एक बहुत बड़ा चेहरा है बंगाल में, भारत भर में, लेकिन बंगाल में खास करके अगर बंगाल की राजनीति देखी जाए। और अभी चूंकि उनकी मुलाकात जगदीप धनखड़ साहब से भी हुई है, अमित शाह से भी हुई है,
तो इसलिए ये चर्चा यहाँ पे होना लोग कयास लगा रहे हैं। देखिए, राजनीति में कोई भी आ सकता है। देश के लिए, देश की जनता के लिए काम कोई भी करना चाहते हैं, वो वेलकम है। हम भी कॉरपोरेट वर्ल्ड से आए हैं। अभी सौरव गांगुली राजनीति में आएगा कि नहीं ये खुद ही बता पाएंगे, मगर सौरव को हम जानते हैं। मेरा साथ कुछ समय के लिए टाटा स्टील में मेरा कॉलीग था सौरव। तो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा काम किया है क्रिकेट वर्ल्ड में। तो राजनीति में आना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, ही इज मोस्ट वेलकम। मगर डिसीजन तो उनका है जो वो राजनीति में आएगा कि नहीं। बट कोई भी फील्ड से, आप म्यूजिक वर्ल्ड, क्रिकेट वर्ल्ड, आपका सेलिब्रिटी वर्ल्ड में कोई भी आ सकता है। मगर एक चीज है, जे राजनीति में आने का बाद उनको राजनीति करना चाहिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। जो एक बार राजनीति में आ गया तो वो फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी रहेगा और क्रिकेट वर्ल्ड में भी रहेगा। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काम करने के लिए प्रॉब्लम होता है। तो आना है तो पूरा ही राजनीति करना चाहिए जी, जो भी आना चाहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी तैयार है, बीजेपी के दरवाजे खुले हैं सबके लिए, जो भी आना चाहे स्वागत है उसका। और खास करके सौरव गांगुली जैसा बड़ा चेहरा, क्योंकि बीजेपी के पास बंगाल में उनसे बेहतर चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, सबसे बड़ा दल है। बहुत लोग शामिल हुआ है बीजेपी में। बीजेपी एक आदर्शवाद पार्टी है। तो सौरभ आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ऐसा बात नहीं है जो बीजेपी बंगाल में और चेहरा नहीं है, काफी चेहरा है। मगर सौरभ एक सच्चा चेहरा है, एक अच्छा चेहरा है, एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर है। तो वो आने से पार्टी और मजबूत होगा बंगाल में। ये हम लोग उनको आमंत्रण कर रहे हैं, मगर आएगा कि नहीं तो खुद ही बता पाएंगे। आप कह रहे हैं कि आप आमंत्रण कर रहे हैं, बहुत अच्छा बड़ा चेहरा है, पार्टी और मजबूत होगी, लेकिन अब फैसला सौरव गांगुली को लेना है। और इधर जो मुलाकातें हुई हैं, चाहे वो गवर्नर जगदीप धनखड़ से हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह से हो, उसके बाद ये कयास और लगाए जाने लगे हैं। और जाहिर सी बात है, ये चर्चा तो होगी ही होगी। सौरव गांगुली के ये कहने से कि ये सिर्फ मुलाकात भर है, इसको इतना ही देखना चाहिए, राजनीति जानने वाले तो संतुष्ट नहीं होंगे। तो राजनीतिक विश्लेषक रिजू दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कैसे देखते हैं इन मुलाकातों को? और जब बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई थी, उस समय से ही ये चर्चा चल तो पड़ी थी, उनकी नजदीकियों की बात हो रही थी। अब चुनाव के पहले ये मुलाकातें आपको क्या संकेत दे रही हैं? गुड इवनिंग नगमा जी, गुड इवनिंग टू ऑल माय एस्टीम्ड पैनलिस्ट। मैं देखिए मैडम, मैं तो अभी इंडिया का क्रिकेट मैच देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में। वहां पर मैच ऐसा चल रहा है कि इंडिया मैच शायद जीत जाएगा। तो अभी क्रिकेट और पॉलिटिक्स को ये बहुत जल्दी है कि हम इसको घुल मिलाना नहीं चाहते हैं। और सौरभ, जितना मुझे भी थोड़ा याद है, सौरभ ने कुछ दिनों पहले ही ये बोला था कि ना वो ना उनके फैमिली से कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं। तो वो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे वो तो कंप्लीटली उनके ऊपर है। बट मैं एक चीज जरूर है कि सौरभ, पश्चिम बंगाल में सौरभ गांगुली एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा चेहरा है। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 2021 का जो इलेक्शंस है उसमें बंगाल की जनता वोट देगी अपने सीएम चुनने के लिए। वो वोट देंगी उनके लिए कि जो उनके स्टेट को आगे ले जाए, उनके लोगों को आगे ले जाए, तो ना ही कि इसलिए सवाल उठता है कि चूंकि बीजेपी के पास दीदी के मुकाबले कोई बड़ा वहां पर वैसा लोकप्रिय चेहरा नहीं है, तो दादा इस तरह का चेहरा बनके एक सीएम कैंडिडेट के तौर पर सामने आ सकते हैं। नगमा जी, तो नगमा जी मैं वही बोल रहा हूँ ना कि बंगाल की जनता वोट देगी उनके सीएम के लिए, क्रिकेट कैप्टन के लिए नहीं। उनको एक इंसान ऐसा चाहिए जो उनके स्टेट को आगे ले जाए, वो डिसीजंस ले सके। अगर क्रिकेट के सारे लोग राजनीति में आ जाएंगे तो हमारे सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स तो कल आईपीएल खेल सकते हैं ना मैडम। दोनों में बहुत अंतर है, इतना आसान नहीं है ट्रांजिशन। पर ऐसा नहीं है रिजू दत्ता कि कोई पहली दफा ये हो रहा है। बहुत सारे क्रिकेटर्स हों चाहे फिल्म स्टार्स हों, तो वैसे तो आप कह सकते हैं कि पूरी कैबिनेट एक्टिंग करने लग जाएगी। बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल फिल्म एक्टर्स भी हैं जो राजनीति में गए हैं, क्रिकेटर्स हैं जो गए हैं। गौतम गंभीर को भी आप मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है, पुराने तो क्रिकेटर्स बहुत सारे हैं। लेकिन क्या ये तर्क सही है कि वो क्रिकेटर हैं? अभी बात कर रहे थे चंद्र बोस की, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो देखा है लोगों ने कि बीसीसीआई में कैसे काम कर रहे हैं।
तो अगर जैसे बीजेपी कह रही है कि वो आमंत्रण करेगी, टीएमसी जैसी पार्टी भी, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है सौरभ गांगुली, अगर वो शामिल होना चाहें, बीजेपी के अलावा टीएमसी में होना चाहते, तो क्या टीएमसी इनकार कर देती या कोई और पार्टी क्या इनकार कर देती ऐसे चेहरे को अपने साथ रखने के लिए? नहीं मैडम, ये तो सच है कि सौरभ गांगुली जैसा नाम है बंगाल में, उनको कोई भी पार्टी इनकार नहीं करेगा। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट जी। बट इसमें एक चीज ये भी है कि मैडम, मुझे जितना मेरा आइडिया है कि सौरभ गांगुली शायद एकदम ग्रासरूट पॉलिटिक्स में नहीं ज्वाइन करे, शायद बीजेपी उनको एज अ स्टार कैंपेनर के तौर पे यूज करे। ये भी तो हो सकता है कि ही इज जस्ट बीइंग यूज्ड एज अ स्टार कैंपेनर, बिल्कुल हो सकता है इन डायरेक्ट पॉलिटिक्स। तो जो भी है मैडम, देखिए बीजेपी क्योंकि बंगाल में ऑपोजिशन में है, वो अपना साम दाम दंड भेद अपने सारे मशीनरीज यूज करेंगे कि इस इलेक्शन में जीतने के लिए। तो सौरभ गांगुली उनके लिए एक तुरुप का पत्ता बनी सकता है। तो अतुल अंजान भी हमारे साथ हैं। अतुल जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मतलब जो राजनीति से जुड़े कोई भी शख्स को इन मुलाकातों को, चाहे वो गवर्नर से मिलना हो या गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो, क्या इसको आप बस प्लेन एंड सिंपल एक मुलाकात के तौर पर देख सकते हैं? मैं न इसे प्लेन मुलाकात देख रहा हूं और न इसे मैं बहुत असाधारण रूप से देख रहा हूं, न इसे साधारण मान रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी लेने और लपकने की राजनीति बड़ी दिनों से कर रही है। अभी बंगाल के अंदर उन्होंने जिस आदमी के खिलाफ अभियान चलाया, पूरा पार्लियामेंट को रोक दिया, उसको ला करके मुकुल रॉय को उन्होंने अपनी पार्टी में रख लिया। जिसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक बना रहे थे, वो अब उनकी पार्टी का सितारे हिंद है। जिसका एक और व्यक्तित्व थे जिनके बारे में 22 साल उन्होंने खूब इधर उधर किया, अधिकारी जी ने नंबर 2 नंबर 1 बने रहे तृणमूल में, अब बीजेपी में चले गए। उनको कहा जा रहा था नहीं लेंगे, वो नहीं आने वाले, और चले गए। देखिए, एक नई राजनीति बंगाल में हो रही है और उस बंगाल की राजनीति को समझिए कि एक छोटा सा मसला हाथ पैर का, उसे बता दिया नड्डा जी पर हमला हो गया। अरे ऐसे हमले तो हमारे ऊपर जीवन में कितने हुए हैं, यहां तो मुश्किल हो गया। आपको बताऊं, परसों अयोध्या में साकेत महाविद्यालय, जो अवध विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा विद्यालय है, जहां 11,000-9,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, उन्होंने छात्र संघ की मांग की। छात्रों ने भूख हड़ताल पर कुछ बैठे थे, आंदोलन पर बैठे थे, उनके खिलाफ प्रिंसिपल साहब ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, 7 लड़कों के ऊपर चले गए। कह रहे कि ये आजादी की मांग कर रहे हैं जी। बड़ी विचलित परिस्थितियों में देश चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई आदमी किन्हीं कारणों से, आप देख रहे हैं ना, जो विरोध कर रहा है उसके घर पर ईडी का चला जा रहा है, इनकम टैक्स का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चला जा रहा है। बड़ी अजीब स्थिति से देश गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में कौन किसके ऊपर दबाव डाल के अपनी पार्टी में लाने की बात करेगा? मैं आपको याद दिलाऊं नगमा जी, मतलब कहने का ये भी समझा जाए कि सौरभ गांगुली पर एक तरह से एक दबाव बन सकता है और वो अगर वो ज्वाइन कर लेंगे तो हो सकता है कि दबाव के तहत ज्वाइन कर लें। नाम है उसका, उनके पिताजी बरसों कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री थे भागवत झा आजाद जी, उनको कीर्ति आजाद को अपनी पार्टी में रख लिया तो क्या मिला? मुख्यमंत्री बन गए क्या? मुख्यमंत्री बनाने का सपना देकर लाए थे, नहीं हो पाया। ठीक है अतुल कुमार अंजान, आपको ये, आपके पास मैं वापस आऊंगी। हमारे साथ गौतम लाहिड़ी भी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो बंगाल की राजनीति को देख रहे हैं लंबे समय से, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। किस तरह से आप इसका विश्लेषण करते हैं कि सौरभ गांगुली क्या दादा वर्सेस दीदी का, गौतम जी, बड़े चर्चा एक दबी जुबान में भी होती रही, उनके बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद से भी बातें होती रही, उनकी बीजेपी से नज़दीकियों की बात एक सुगबगाहट रही इसे लेकर। अब उनकी मुलाकात गवर्नर से, उसके बाद में अमित शाह से, और ये एक ऐसे समय में है जब बंगाल में कोई भी कदम बीजेपी जो अगला चुनाव है उसको देखकर ही ले रही है। ऐसे में इन मुलाकातों को हम साधारण मुलाकात मान सकते हैं? आप इसको, इसमें क्या सियासत देख रहे हैं? आपको क्या इसमें संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए नागमा जी, सबसे पहली बात है चुनावी मौसम है। इस समय कोई असाधारण व्यक्ति अगर राजनीतिक नेतृत्व से मिलते हैं तो इसको कोई इसमें तो अटकले जरूर होंगे और होना स्वाभाविक है। मेरे ख्याल में कल जो मुलाकात हुई गवर्नर साहब के साथ, उसमें सौरभ गांगुली ज्यादा
के अटकलें को बढ़ावा देने में मदद किया, क्योंकि उन्होंने जो कहा था मीडिया को कि गवर्नर साहब ईडन गार्डन देखने चाहते थे, इसलिए मैं उसको इनवाइट किया। तो इसलिए वो बोला अभी संभव नहीं है, अगला सप्ताह में हो सकता है। गवर्नर ने उसके बाद एक ट्वीट करके बता दिया, सौरभ ने ही उसको इनवाइट किया, गवर्नर साहब ने नहीं, खुद नहीं कहा। तो इसलिए 2 घंटा के करीब मुलाकात, ये भी लिखा है गवर्नर साहब ने, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात की। ये नहीं कहा कि सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात हुई कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया जीत पाएगा, नहीं, सिर्फ इसके लिए बात हो सकता है, लेकिन 2 घंटा बाद और गवर्नर साहब, पश्चिम बंगाल का गवर्नर लॉर्ड साहब, उन्होंने तो जो आजकल जो उनका जो हरकतें है, जो ट्वीट करते हैं, पॉलिटिकल मुद्दे में बहस में भी पार्ट लेते हैं, उन्होंने जो बातचीत की है शायद राजनीतिक बातचीत होगी, इसको सौरभ को खुल के बोलना मुश्किल था। उसके बाद ही तुरंत आज जो अमित शाह से मिले, वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट अध्यक्ष है, स्वाभाविक है, अरुण जेटली का मूर्ति का आवरण उन्मोचन का टाइम में उनका आना भी जरूरी है, बहुत सारे क्रिकेटर भी आए थे, लेकिन अमित शाह से अलग से कोई बात हुआ कि नहीं है पता नहीं। बंगाल में बीजेपी एक फेस तलाश में है। देखिए, अमित शाह जी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में कहा था कि बंगाल का भूमिपुत्र ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, ये उसको बोलना पड़ा क्योंकि तृणमूल ने इसको एक इशू बनाया है। आजकल फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शन बन गया है, मुख्यमंत्री देख के, प्रधानमंत्री देख के लोग वोट दे रहे हैं जी। तो ये स्थिति में बीजेपी के लिए मुश्किल ये है, लेकिन अगर सौरभ दादा, ये दादा अगर आ जाएगा, दूसरा एक दादा ऑलरेडी मैदान में है, उसका तो कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, दादा का कुर्सी, उनका नाम पे पोस्टर आ रहा है, शुभेंदु अधिकारी, हम दादा का आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी से टकराव रह सकता है? आपको लगता है कि उनकी वजह से, चूंकि वो बीजेपी में एक हैवीवेट की तरह शामिल किए गए हैं, तो ये टकराव हो सकता है? नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक दादा का अनुगामी बोल के सारे पश्चिम बंगाल में पोस्टर आ रहा है, तो दादा तो एक मौजूद है, तो दूसरा एक दादा आ जाएंगे तो उसका जगह क्या होगा मुझे वो पता नहीं है, लेकिन ये बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व तो तय करेंगे, स्वाभाविक है। सौरभ इसलिए इतना जल्दी पॉलिटिक्स, पहले तो उसको भाजपा पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा, दूसरी बार तब तो मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी वो भाजपा ज्वाइन भी नहीं किया। मैं तो जो क्रिकेट का जो कवर करते हैं, जो जानते हैं कि उनका अभी आईसीसी का अध्यक्ष पद के लिए उनका एक बात चल रहा है, तो इसलिए वो क्रिकेट का मैदान छोड़ के डायरेक्टली पॉलिटिक्स में आ जाएंगे कि नहीं। सौरभ का जितना एक्टिविटीज रहा के, पहले वामपंथी लोग चाहे थे, तृणमूल कांग्रेस भी उसको ऑफर किया था, उन्होंने कोई राजनीतिक दल में आने, राज्यसभा का पद उसका ऑफर था, वो नहीं आया है। देखिए, जिस दिन मोदी जी, तृणमूल ने भी ऑफर किया था, दूसरी पार्टियां जैसे अभी भी कह रहे थे, अभी भी रिजू दत्ता कह रहे थे कुछ देर पहले गौतम जी के कोई भी पार्टी चाहेगी कि वो शामिल हो, क्योंकि सौरभ गांगुली एक बड़ा चेहरा है, अगर वो राजनीति में आने का फैसला उन्हें लेना है, एक बार उन्होंने फैसला लिया तो बहुत सारी पार्टियां चाहेंगी। रिजू दत्ता, आप इसमें कुछ कहना चाह रहे थे, जो गौतम लाहिरी कह रहे हैं कि पहले गौतम दा ने बहुत अच्छे कुछ बात कहे हैं यहाँ पर। तो उसमें देखिए, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, सौरभ गांगुली और शुभेंदु अधिकारी में कोई कंपैरिजन नहीं है मैडम, ठीक है। शुभेंदु अधिकारी के साथ अगर बीजेपी के अंदर में किसी का अगर मतभेद होगा तो वो होगा आपका दिलीप घोष के साथ, सौमित्र खान के साथ, या ऐसे किसी के साथ। शुभेंदु अधिकारी से बहुत बहुत ऊपर है सौरभ गांगुली, ये पहली बात है। और जो गौतम दा ने फिर बोला कि अगर उनको बीजेपी ज्वाइन करना है, अगर उनको चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनना है, तो उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है और बीजेपी पार्टी का हाथ थामना पड़ेगा। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन है, बिकॉज देन ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम बीसीसीआई, और उनका आईसीसी का भी जो सपना है प्रेसिडेंट बनने का, वो भी खत्म हो जाएगा। ये रहा दूसरा बात। बट इसमें एक चीज ये भी है कि बीजेपी जैसा पार्टी जो कुछ भी कर सकती है अपने सत्ते के लिए, वो कुछ भी प्रयास लगा सकता है कि उनका सारा सपना तोड़ के भी उनको पार्टी में घुसाने के लिए। पर तो यही सवाल है कि आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, वैसे में चंद्र बोस, साम दाम दंड भेद तमाम आरोप लगते हैं कि बीजेपी कुछ भी इस्तेमाल कर सकती है चुनाव जीतने के लिए। जेपी नड्डा के काफिले पर हंगामे को हल्ला या जो अटैक हुआ उसे अब अतुल अंजान कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा के बताया, ऐसे हमले बहुत होते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सौरभ गांगुली को किसी भी सूरत में, क्या आपको लगता है कि एक सबसे बड़े चेहरे के तौर पर वहां पे फायदा होगा बीजेपी को अगर सौरभ गांगुली शामिल होते हैं? तो आपने पहले कहा था कि इससे लाभ तो होगा ही पार्टी को। सौरभ गांगुली अभी बीजेपी में या किसी राजनीति में अभी आए नहीं हैं, पर बीजेपी के पास बंगाल में चूंकि ये बात भी हो चुकी है कि कोई भूमिपुत्र ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा, तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि कौन और चेहरे हैं, कौन और बड़े चेहरे हैं वहां पर? चंद्र बोस, देखिए,
राजनीति एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में काम कर रहे हैं सॉरी। तो ये जो है, अब चेहरा का जरूरत है, ये हम मानते हैं, मगर हम लोग का जो नेता है ये नरेंद्र मोदी जी है, और बंगाल के लिए एक कलेक्टिव काफी अच्छा नेता अभी शामिल हो गया पार्टी में, बीजेपी बंगाल में, जो लोग के लिए काम करने के लिए राजी है जी। अब अभी हम लोग का संगठन काफी मजबूत हो चुका है। देखिए, चुनाव जब हुआ था, लोकसभा का चुनाव 2019 में, उस टाइम से लेके अब तक हम लोग का संगठन अभी बन गया है। तो बंगाल की लोग एक सही परिवर्तन के लिए अभी चुनाव में वोट देने का है, ये जो विधानसभा चुनाव तो में। जी जी, और भाजपा को अभी मौका मिलेगा, अच्छा चेहरा आएगा तो उसमें और सुविधा होगा। पर जो आपने कहा कि चेहरे की जरूरत तो है, पर जो चुनाव है या कोई भी चुनाव भाजपा लड़ती है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ती है। यहाँ पर जो चर्चा हो रही थी अभी, कुछ लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी के चेहरे, वही एक हमेशा टीएमसी ये कहती आई है कि सिर्फ दीदी हैं हमारी नेत्री और उन्हीं के नाम पे वोट पड़ता है। तो दीदी वर्सेस कौन? तो क्या इन चुनाव में भी अतुल अंजान दीदी वर्सेस ये सीएम वर्सेस पीएम का ही चेहरा रहेगा यहाँ पर, और कोई जरूरत नहीं रहेगी भाजपा को किसी और चेहरे की, क्योंकि ममता बनर्जी बनाम प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे यहाँ पे भी? तो वो सौरभ गांगुली को फील्डिंग क्यों कर रहे हैं? अतुल अंजान जी, देखिए नगमा जी, चेहरों का खेल खत्म हो चुका है। कैसे? क्योंकि भारत में कहीं भी चुनाव हो रहा है, ये तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही हो रहा है अतुल जी अभी तक। तो चेहरा, अब आप चेहरा देखने की जरूरत नहीं, अब दिल देखने की जरूरत है। और मैं आपको ये बताऊं कि इसी चेहरे को लेकर झारखंड में चुनाव लड़ा था प्रधानमंत्री ने, ताबड़तोड़ 14 मीटिंग की थी झारखंड में। इसी चेहरे को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने अपने चेहरे को लेकर के कहां नहीं प्रचार किया। और जो ये कह रहे हैं कि हमने लोकसभा में 18 सीटें बंगाल में जीती हैं, इसलिए अब इसके नीचे जितनी असेंबली है वो तो पक्की है ही है, और भी जगहों पर पक्की है। मैं इन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 7 की 7 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जबरदस्त तरीके से जीती। 1.5, 2, 3, 4, 5 लाख के मार्जिन से जीती। और जब असेंबली की इलेक्शन आए ना, तो 3 मिले, 4 भी पूरे नहीं हुए जी, बिल्कुल, मामले को उठा करके पहुंचा। लोकसभा चुनाव एक अलग बात है, आप सही कह रहे हैं, और जो असेंबली चुनाव होते हैं एक अलग बात है। समय कम है हमारे पास। अब गौतम लाहिड़ी आपसे कमेंट जानना चाहेंगे कि जी बोलिए। देश के अंदर फिल्म स्टार्स ने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था नेशनल पार्टी बनाई थी फिल्म स्टार्स ने। और उस पार्टी का क्या हुआ, कलकत्ता के ब्रिगेड परेड मैदान में 15 लाख लोग इकट्ठा हुए थे देवानंद को सुनने के लिए। जी बिल्कुल, सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार थे। 1971 का इलेक्शन था, देश के अंदर 100 मीटिंगें उन फिल्म स्टारों ने की थी, एक भी कैंडिडेट उनका स्पॉन्सर्ड जीता नहीं था। ये भी बात कहना चाहिए। बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह से याद है, ये नेशनल पार्टी की आप बात कर रहे हैं। पर वही, क्या वो दिन वापस आ रहे हैं? जिस तरह झारखंड की बात की या दिल्ली के असेंबली चुनाव की बात की, गौतम लाहिड़ी आपको क्या लगता है, ये असेंबली चुनाव जो हैं वो कुछ और होंगे और यहाँ पर पीएम का चेहरा काम नहीं का? अभी समय है, इसमें कुछ महीने हैं बाकी अभी, लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पे इस सवाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे लगता है कि बाकी प्रदेशों से पश्चिम बंगाल का स्थिति, राजनीतिक स्थिति अलग होता है, क्योंकि 2009 में ममता बनर्जी जो लोकसभा में सीट मिले थे वो कामयाब हुआ था 2011 चुनाव, 2 साल के बाद ही। तो लोकसभा का रिफ्लेक्शन विधानसभा में दिखाई दिया है। ये कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बंगाल के कारण यह है कि बंगाल में हर बार अपोजिशन को 40% के ऊपर वोट मिलते ही है, सीट भले ही ना मिले। जो भाजपा ने जो मिला था 40% वोट, वो उसका कोशिश है कि कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए 44, 45। आजकल चुनाव हो रहा है परसेप्शन में, सौरभ गांगुली आए ना आए, आज जो चर्चा का विषय बना है वो दिखाने के लिए बंगाल में देखो सब भाजपा के पास ही आ रहा है। बिल्कुल, ये परसेप्शन टेक्नोलॉजी उसके बाद मैनिफेस्टो, तो ये उसके बाद आइडियोलॉजी। तो इसके लिए भाजपा डेफिनेटली आज जो चर्चा में है, ये सबसे बड़ी उनका कामयाबी है कि आप कह रहे हैं कि ये भी एक तरह से एक अचीवमेंट है कि उस नाम को आपने चर्चा में ला दिया, ये भी रणनीति का हिस्सा है और परसेप्शन बनाने की बात है।
कि सौरव गांगुली पर अब चर्चा हो रही है और सब पे ये एक भावना जगती है कि देखिए अब गांगुली भी शायद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो रणनीति का एक हिस्सा ये भी है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस चर्चा के लिए। आप तमाम लोगों का प्राइम टाइम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। प्राइम टाइम में इस समय एक ब्रेक और उसके आगे भी बात बंगाल की ही, जहां पर अब बोलपुर और शांति निकेतन को लेकर एक विवाद खड़ा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले नेताओं ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है जहां राजनीति को वो न उतार कर ले आए हों। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस विश्व भारती परिसर की स्थापना की, वो भी राजनीति का अखाड़ा बन गया है। विश्व भारती बोलपुर में है, जहां पिछले हफ्ते गृहमंत्री अमित शाह ने रैली की थी और कल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां रैली करने वाली हैं। विश्व भारती प्रशासन ने अब मशहूर अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन पर परिसर की जमीन कब्जाने का आरोप लगा दिया है। इस मामले में ममता बनर्जी ने अमर्त्य सेन का साथ देते हुए कहा है कि ये उनकी छवि खराब करने की बीजेपी की साजिश है। विश्व भारती के लिए मशहूर बोलपुर में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को एक पदयात्रा करने वाली हैं। कोलकाता से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर इस इलाके में कई मोर्चों पर बीजेपी और तृणमूल आमने सामने हैं। ताजा विवाद इस घर को लेकर है जो विश्व भारती परिसर में है और जो नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को खत लिखकर परिसर की जमीन पर कब्जों की जो लिस्ट दी है, उनमें से एक इसे भी बताया है। ममता और प्रोफेसर सेन के बीच खतों किताबत में ममता ने उनको पूरा समर्थन देने की बात कही है और नोबेल विजेता की छवि खराब करने वालों पर हमला किया है। प्रोफेसर सेन ने समर्थन के लिए ममता को शुक्रिया कहा है। बीजेपी की आलोचनाओं से अमर्त्य सेन भी नहीं बच सके। वो पहले ऐसे एकेडमिशियन नहीं हैं जिनकी बीजेपी ने आलोचना की हो। उनकी तरफ से कोई खत नहीं मिला, हमारा कोई संवाद नहीं हुआ। हमारा संपर्क बहुत पहले हुआ था, इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने क्या सोचा, कैसे तय किया और बिना मुझसे एक भी बात किए इसे सार्वजनिक कर दिया। ये पूरी तरह से रहस्यमयी है। 24 दिसंबर के समारोह में खुद को आमंत्रित न किए जाने पर वाइस चांसलर पर हमले के बाद से ही दूसरे मोर्चों पर भी ममता लड़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रशासनिक बैठक में ये भी घोषित किया कि इस सड़क को वापस ले रही हैं। ये 2017 में उन्होंने विश्व भारती प्रशासन को दिया था, लेकिन अब उनका कहना है कि विश्व भारती प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोकल्स को ये यूज़ नहीं करने दे रहा है और उसकी वजह से वो यहाँ पे ये सड़क वापस ले रही हैं। ये मैप आप देख सकते हैं यहाँ। ये जो सड़क है ये 3 किलोमीटर की है। एक इम्पॉर्टेंट भाग जो है इस कैंपस का, शांति निकेतन का, वहाँ से आती है और दूसरे एक इम्पॉर्टेंट जरूरी भाग से खत्म होती है। 3 किलोमीटर की रोड है। ममता का कहना है कि स्थानीय लोगों ने उनसे शिकायत की है। यूनिवर्सिटी प्रशासन उनको सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलाने दे रहा है और वीआईपी लोगों के दौरों के दौरान तो चलने फिरने की भी मनाही है। अमित शाह की अगुवाई में हुए बीजेपी के रोड शो के हफ्ते भर बाद बोलपुर की सड़कों पर 4 किलोमीटर का मार्च निकालकर ममता मंगलवार को अपनी ताकत दिखाएंगी। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ एक हफ्ते पहले आए थे और उन्होंने करीबन 2 किलोमीटर लंबा यहाँ रोड शो किया था। हमें ऐसा बताया गया है कि ममता बनर्जी का जो प्लान था वो भी यही था कि वो भी 2 किलोमीटर की पदयात्रा करती हैं, वो पैदल ज़्यादा चलती हैं। लेकिन अब शायद उस प्लान में एक चेंज है और हमें ये बताया जा रहा है कि उनका रोड शो या उनकी पदयात्रा यहाँ ख़त्म होगी। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के सामने यहाँ एक स्पीच भी देंगी। ये जो सब कुछ हो रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये दर्शाता है कि जो आजकल आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल बैटल चल रही है बीजेपी और टीएमसी में बंगाल के आइकॉन्स को लेके, ये बस उसका ही एक और एग्जाम्पल है। बंगाल की जानी मानी हस्तियों को लेकर बीजेपी और तृणमूल के बीच रसाकशी में नेताजी और विवेकानंद को भी शामिल करने के पूरे आसार लग रहे हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अमित शाह फिर बंगाल आ सकते हैं।
तृणमूल हर साल 12 जनवरी को एक बड़ा आयोजन करती है, इस बार भी करेगी ही। 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती है। ममता ने साल भर तक चलने वाले समारोहों का फैसला लिया और प्रधानमंत्री से इस दिन को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की मांग की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी की जयंती मनाने के लिए विक्टोरिया मेमोरियल पर लाइट एंड साउंड शो करने को एक कमेटी बनाई है। यानी बंगाल की जनता की लड़ाई उन लोगों के बहाने से लड़ी जाएगी जिनकी वजह से आज बंगाल बंगाल है। लेकिन क्या बंगाल की जनता को अपने जननायकों को इस तरह से राजनीति में इस्तेमाल किया जाना पसंद आएगा? कोलकाता से आलोक पांडे और मोनिदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।